हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, बिंदास होंगे। चलिए आज नया टॉपिक बल तथा गति के नियम की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम बल की परिभाषाएं, बल क्या होता है, इन सब चीजों तथा गति के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्लास से जुड़े आइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और क्लास की शुरुआत करते हैं। ये देखिए, बल तथा गति के नियम। बल, ठीक है। बल क्या होता है? बल यानी फोर्स। बल एक ऐसा बाह्य कारक है जो वस्तु की स्थिति, गति, दिशा, आकार में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ठीक है, क्या करे? वस्तु की स्थिति है तो उसमें क्या करेगा? परिवर्तन कर देगा। जैसे कोई बॉक्स इधर रखा हुआ है, ठीक है, पॉइंट ए पे, इस पे हमने क्या लगाया? फोर्स लगाया। इसको क्या किया? यहाँ से इस वस्तु को उठा के यहाँ से कहाँ पे पहुंचा दिया? पॉइंट बी पर पहुंचा दिया। तो क्या हुआ? पहले स्थिति क्या थी? पॉइंट ए पर थी, और अब स्थिति कहाँ पे हो गई? पॉइंट बी पर हो गई। ठीक है, ये हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं बल एक धक्का है या खिंचाव। यहाँ पे हमने क्या दे रहे हैं? धक्का दे रहे हैं। यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं? धक्का दे रहे हैं। यहाँ पे खींच रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। तो ये सब क्रियाएं किसके कारण हो रही हैं? बल के कारण। देखो, ना तो किसी ने बल को देखा है, ना ही हम देख सकते हैं। ठीक है, ना ही उसका हम स्वाद ले सकते हैं, कैसा बल, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है। ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? उसके प्रभावों को अनुभव करते हैं। जैसे हम खड़े हैं, कोई हमें धक्का दे रहा है तो उसका प्रभाव हमें पड़ रहा है, हमें दिख तो नहीं रहा है ना, कि क्या है बल, क्या है, लेकिन हमें उसके प्रभावों के द्वारा हमें पता पड़ता है। या तो हम क्या करेंगे? धक्का देंगे किसी वस्तु को या खींचेंगे। ठीक है, ये सब क्या होता है? बल होता है। ठीक है, और बल क्या होता है? दिशा बदल सकता है। जैसे हम इस दिशा में जा रहे हैं, खींच के हम इसकी दिशा क्या कर सकते हैं? इस ओर कर सकते हैं, इस ओर कर सकते हैं, सीधे भी जा सकते हैं, पीछे की ओर भी कर सकते हैं। तो बल क्या कर सकता है? वस्तु की दिशा में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है, आकार बदल सकता है। ठीक है, ये बल के प्रभाव होते हैं। ये दिए हुए बल के प्रभाव। ये वस्तु गतिशील कर सकते हैं। जैसे कोई वस्तु रखी है, तो हम जैसे कोई फुटबॉल रखी हुई है, तो हम फुटबॉल को क्या करें? किक मारेंगे तो क्या करने होगी? लगेगी, चलने लगेगी। ठीक है, या कोई वस्तु रखी हुई है, उसको हम धक्का देंगे तो क्या होगी? ढुनकने लगेगी, लुढ़कने लगेगी। ठीक है, तो क्या कर सकता है? वस्तु को गतिशील कर सकता है, गति में परिवर्तन ला सकता है। जैसे कोई वस्तु 5 की स्पीड में चल रही है, इसको हम बल लगा के इसकी गति हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। तो बल क्या कर सकता है? स्थिति में परिवर्तन ला सकता है। या कोई वस्तु आ रही है गति से, कोई धुढ़कती हुई कोई बॉल आ रही है, कोई वस्तु आ रही है, उसको क्या कर सकते हैं? हम बल लगा के उसकी गति को धीमा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ओके, फिर क्या कर सकता है? वस्तु को विराम अवस्था में ला सकते हैं। जैसे कोई वस्तु गतिशील आ रही है, लुढ़कते हुए कोई बॉल आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको बल लगा के रोक सकते हैं, यानी उसको विराम अवस्था में ला सकते हैं। ओके, और वस्तु की दिशा बदल सकता है। मैंने बताया जैसे इस दिशा में जा रहा हो, चाहे तो बल लगा के इसको इस दिशा में मोड़ दे, इसको इस दिशा में मोड़ दे। तो बल क्या कर सकता है? दिशा बदल सकता है। ठीक है, और क्या कर? वस्तु को आकार बदल सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई क्या है, कोई कोई बॉल है, कोई चद्दर की बॉल है, कोई गोलाकार चद्दर की बॉल है, इसको हम पिचका सकते हैं। ठीक है, इसको हम टेढ़ा कर सकते हैं। कोई रबड़ है, प्लास्टिक है, उसको हम क्या कर सकते हैं? पिचका सकते हैं, है ना, उसको लंबा खींच सकते हैं। ठीक है, कोई बॉक्स है पतला, ठीक है, तो हम उसके अनुसार, उसकी ताकत के अनुसार उसमें क्या करके बल लगा के उसकी आकृति बदल सकते हैं। तो क्या कर सकता है? बल आकार में परिवर्तन कर सकता है। ये बल की कुछ प्रभाव है। तो बल आपको समझ में आया? बल क्या है? या तो किसी को धक्का देंगे, ठीक है, या किसी चीज को खींचेंगे, या किसी के ऊपर प्रेशर डालेंगे, ठीक है, दबाव डालेंगे बल के द्वारा, तो क्या होगा? उसकी
आकारों में परिवर्तन होगा। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, आगे। अब बल के कुछ प्रकार हैं, जैसे संतुलित बल, असंतुलित बल। ठीक है, तो संतुलित बल क्या होता है? वे दो बल जो वस्तु की विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, ठीक है, और वे आकार में बराबर होते हैं, ठीक है, तब वस्तु की स्थिति, जब भी किसी वस्तु पर संतुलित बल होता है तो वस्तु स्थित रहती है, उसकी गति में और उसी दिशा में चलती रहती है। इसे क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। यानी संतुलित बल क्या होता है? जैसे कोई वस्तु है, तो अगर हमने इस दिशा में वस्तु पर F न्यूटन का बल लगाया, तो इस दिशा से भी, उसकी विपरीत दिशा में भी F न्यूटन का बल लगेगा। तो ये बल क्या होते हैं? जब ये बल क्या होते हैं? बराबर होते हैं परिणाम में। ठीक है, जब मान लो जैसे ये F न्यूटन है, ये भी F न्यूटन, जब दोनों बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगेंगे, तो उसमें क्या होगा? कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? वस्तु स्थित ही रहेगी यदि स्थित है। ठीक है, तो उसकी ना तो हम आकार बदल पाएंगे, ना हम उसको उसकी हम दिशा नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, उसकी क्या कर सकते हैं? उसकी गति में भी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो संतुलित बल क्या होते हैं? बराबर दिशाओं में विपरीत दिशाओं में और बराबर मात्रा में लगते हैं। ऐसे बल से हम वस्तु को गतिशील नहीं कर सकते। ओके, उदाहरण के लिए जब हम किसी मेज की दोनों तरफ बराबर, ठीक है, बराबर बल से दबाते हैं, तो मेज अपनी जगह पर बनी रहती है। कि किसके उदाहरण है? संतुलित बल के। संतुलित बल से फायदे क्या होते हैं? ठीक है, संतुलित बलों के कारण वस्तु स्थिर रहती है या वेग से चलती है। यदि वो गतिशील है तो क्या रहेगी? वो गतिशील ही रहेगी। स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, क्योंकि जितना बल तुम एक दिशा से लगा रहे हो, कोई दूसरा व्यक्ति भी तुम्हारी विपरीत दिशा में तुम्हें भी उतना ही धक्का दे रहा है, तो इससे क्या होगा? कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, और क्या होता है? संतुलित बल के कारण वस्तु की गति की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी गतिशील है, गतिशील रहेगी। जितना बल तुम लगा रहे हो, दूसरी वस्तु भी, दूसरा व्यक्ति भी तुम्हारे ऊपर उतना ही बल लगा रहा है। ओके, कोई दिक्कत? असंतुलित बल क्या होते हैं? असंतुलित बल बहुत जरूरी होते हैं। जब किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का योग शून्य ना हो, यानी बलों का योग क्या हो? शून्य ना हो, एक तरफ कम लगे एक तरफ ज्यादा लगे, तो वे क्या कहलाते हैं? असंतुलित बल कहलाते हैं। असंतुलित बल तब उत्पन्न होते हैं जब बल क्या है? परिणाम में बराबर नहीं होते हैं, यानी एक बल कम होगा एक ज्यादा होगा, या विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, तो ऐसे बलों को हम क्या बोलते हैं? असंतुलित। जैसे ये वस्तु रखी हुई है, इस पर हमने लगा दिया 5 न्यूटन का बल इस दिशा में, और इस दिशा से लगा दिया हमने 8 न्यूटन का बल। अब इस वस्तु किस ओर जाएगी? इस ओर जाएगी। कितने न्यूटन के बल से? 3 न्यूटन के बल से, क्योंकि इस ओर क्या लग रहा है? 3 न्यूटन का बल ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के बल क्या होते हैं? असंतुलित बल होते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? जैसे एक तरफ इस साइड से 5 न्यूटन का बल लग रहा है और वस्तु क्या गतिशील है, तो हम 8 न्यूटन के बल से उसको क्या कर सकते हैं? उसको रोक भी सकते हैं और उसको धीरे धीरे उसको दूसरी दिशा में गतिशील कर सकते हैं। इस दिशा से हम क्या कर सकते हैं? इस दिशा से वस्तु को इस दिशा में गतिशील कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या कर सकता है? वस्तु की विराम अवस्था को गतिशील कर सकता है, या किसी वस्तु की गतिशील अवस्था को विराम अवस्था में ला सकते हैं। ये होते हैं असंतुलित बल। कोई दिक्कत? इसलिए असंतुलित बलों का होना जरूरी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, गति के नियम क्या है? ठीक है, यहां से क्वेश्चन एक ना एक दो क्वेश्चन आते ही रहते हैं हमेशा, या तो न्यूमेरिकल आएंगे, यदि न्यूमेरिकल नहीं आएंगे यहां से क्या होगा? आपके थ्योरी में एक आध क्वेश्चन तो रखा ही रहेगा। तो इसको पढ़ते हैं, गति के नियम। सर आइजैक न्यूटन ने गैलीलियो के बाद वस्तु की गति के विषय में अध्ययन कर 1686 में 3 नियम प्रतिपादित किए, जिन्हें हम गति के नियमों के नाम से जानते हैं। ठीक है, या न्यूटन के नियमों के नाम से जानते हैं। पहला नियम, ठीक है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। पहला नियम या जड़त्व का नियम, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह हमेशा विराम अवस्था में रहना चाहिए। ठीक है, कैसी रहना चाहिए?
विराम अवस्था में वो रहना चाहेगी। ठीक है, कैसी रहना चाहेगी? विराम अवस्था। और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो हमेशा वह गतिशील ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे क्या कहते हैं? गति का प्रथम नियम या न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। कैसे? जैसे मान लो कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, तो वो हमेशा रखी रहेगी। कब तक रखी रहेगी? जब तक इस पर हम क्या करेंगे? कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो कोई बॉक्स रखा है आपके घर में, कोई एक बॉक्स, कोई बुक रखी हुई है, किताब रखी हुई है, कोई आपके पास कोई क्या रखी हुई है? कोई आपके पास एक किताब रखी हुई है, बुक। ठीक है, तो बुक कब तक रखी रहेगी? कोई बॉक्स आपके पास कब तक यहाँ पे रखा रहेगा? जब तक इस पर आप कोई बल नहीं लगाएंगे, उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं रखेंगे। ठीक है, यही गति का नियम कहता है कि कोई वस्तु जैसा है वैसे ही रहना रहेगी। ठीक है, अब जैसे आप लोग बैठे हैं, ठीक है, तो आप लोग इस मान लो चल रही है बस, आप लोग बस पे बैठे हैं, ठीक है, बस गतिशील है। कैसी है? गतिशील। और आप भी बल उसकी बस के साथ क्या है? गतिशील। यदि अचानक ब्रेक लगता है, ठीक है, बस रुकती है, तो आप आगे की ओर झुकेंगे जिस ओर बस चल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप गतिशील है ना, तो आप गतिशील ही रहना चाहते हैं, आप रुकना नहीं चाहते, इसलिए आप आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, या आप बैठे हुए हैं किसी गाड़ी में, आप बैठे हैं गाड़ी में और गाड़ी क्या है? चलने लगी, अचानक चलने लगी, तो आप क्या करेंगे? आप पीछे की ओर झुकेंगे। किस ओर? पीछे की ओर, क्योंकि आप यहीं पे थे ना पीछे, तो आप इधर ही रहना चाहेंगे, यानी स्थिर थे तो स्थिर ही रहना चाहेंगे। ये ठीक है, ये गति के प्रथम नियम से पता चलता है। इससे क्या बोलते हैं? आप जैसे हैं अपनी स्थिति का विरोध कर रहे हैं, कोई जब बल लगाएगा तब आपकी स्थिति क्या होगी? चेंज हो रही है, तो इसे बोलते हैं आपका ढीठपन। कि आपको कोई कह रहा है कि नहीं तुम बैठे हो, तुम्हें कोई दुकान भेज रहा है कि भाई तुम दुकान जाओ, ये चीज लेके आओ, तुम नहीं जा रहे हो, तुम्हें जब बार बार फोर्स कर जा रहा है, तुम्हारी मम्मी ने आपको खींच के तमाचा मारा, तब आप गए, यानी आपके ऊपर बल का प्रयोग हुआ, तब आपकी क्या हुई? स्थिति में परिवर्तन हुए और तुम गतिशील हुए और दौड़ लगा के दुकान पहुंच गए। तो आप पहले विरोध कर रहे थे, आपका ढीठपन था, आप ढीठ बने बैठे हुए थे। यह ढीठपन क्या कहलाता है? वस्तुओं का जड़त्व कहलाता है। ठीक है, वस्तुओं का यह ढीठ प्रवृत्ति क्या कहलाती है? जड़त्व के कारण होती है, जड़त्व कहलाती है, इसलिए इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ओके, अब देखो कोई वस्तु का क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा। कैसे भाई साहब? जैसे कोई 1 kg की बॉल, 1 kg की बॉल है, ये चल रही है, तो इसको रोकने के लिए आपको कम बल लगाना पड़ेगा, है ना। और दूसरी आपकी क्या 10 kg की बॉल गोला ढुढ़ंगते हुए लोहे का आ रहा है, इसके रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बल बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। यानी क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या है? ज्यादा है ना, 10 kg का, इसका द्रव्यमान कम है, इसलिए इस पर कम बल लगाना पड़ेगा। तो यही कह रहा है कि यदि वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा, उसका जड़त्व ज्यादा हो, यानी इसको गतिशील करने के लिए या रोकने के लिए ज्यादा बल की जरूरत होगी, क्योंकि इसका क्या है? ढीठपन ज्यादा है। इसका ढीठपन क्या है? ज्यादा है, तो इस ढीठपन के कारण इसका जड़त्व ज्यादा होगा। यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। ठीक है, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक क्या होगा? जड़त्व होगा। ठीक है, इनर्शिया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? एग्जाम्पल, गाड़ी में बैठे यात्री पीछे, गाड़ी में बैठे व्यक्ति का पीछे की ओर झुक जाना, यानी गाड़ी अगर आगे की ओर चलती है, व्यक्ति क्या हुआ? पीछे की ओर झुक जाएगा, क्योंकि वो विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगा। चलती गाड़ी में व्यक्ति, ठीक है, यदि गाड़ी रुक जाती है तो क्या होगा? तो व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाएगा ना। चलती गाड़ी में बैठा व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाने, यानी यदि गाड़ी स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, तो क्या होगा? व्यक्ति क्या करेगा? आगे की ओर झुकेगा। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति का पीछे की ओर नहीं झुकना है। कोई व्यक्ति चल रहा है, तुम ब्रेक लगाओगे तो आगे की ओर, कहां की ओर? आगे की ओर। ठीक है, इसको मिटा दूं, ये गाड़ी आगे की ओर नहीं भाई साहब, पीछे की ओर नहीं।
ठीक है। चलती हुई गाड़ी में बैठा व्यक्ति का आगे की ओर झुक जाना। ब्रेक लगाओगे तो कैसे झुकेगा, ये आगे की ओर झुकेगा, क्योंकि ये क्या है, गतिशील है, तो आगे ही बढ़ना चाहेगा। ठीक है। हाँ, अचानक गाड़ी में ब्रेक लगने पर व्यक्ति आगे की ओर झटका लगता है, यानी आगे की ओर जाता है, ये सही है। ठीक है। अगर अचानक गाड़ी चलती है तो व्यक्ति क्या होगा, पीछे की ओर झुक जाएगा। मेज पर रखी वस्तुएं तब तक वहीं रखी रहेंगी जब तक उन्हें हटाया ना जाए, यानी क्या ना लगाया जाए, बल ना लगाया जाए। ठीक है। पेड़ से गिरने वाले फल, ठीक है, ये किसके कारण होता है, जड़त्व के कारण होता है। ये भी किसके कारण होगा, जड़त्व के कारण। यानी फल तब तक लगे रहेंगे जब तक उन पर कोई बल नहीं लगेगा, हवा नहीं चलेगी, जब तक वो हिलेंगे नहीं तब तक क्या होगा, वो फल नहीं गिरेगा। मेज पर लगी वस्तुएं वहीं रखी रहेंगी जब तक उन्हें हटाए नहीं। ठीक है, दोबारा आ गया। ट्रेन में सिक्के का उछालना, ट्रेन में आपके पास कोई सिक्का है, ठीक है, आप ऊपर की ओर सिक्के को फेंकेंगे और ट्रेन जैसे मान लो सिक्का 1 सेकंड बाद नीचे आया, तो ये सिक्का आप यहाँ थे, आप यहाँ पहुंच गए, तो आपका सिक्का भी कहाँ आएगा, पोजीशन ए से बी पे ही गिरेगा, जबकि सिक्के को इधर ही गिर जाना चाहिए ना, लेकिन वो गिरेगा कहाँ, इधर ही गिरेगा। क्यों गिरेगा, क्योंकि वो भी आपके साथ क्या है, गतिशील है। ठीक है। तो जब भी आप गाड़ी में, कार में या ट्रेन में बैठे हुए कोई चीज ऊपर उछालेंगे ना, तो वो आपके हाथ में ही गिरेगी, पीछे नहीं गिरेगी, क्योंकि वो भी क्या है, गतिशील है। ठीक है। झटका लगने पर कालीन से धूल गिरना, ये किसका, ये भी सब जड़त्व के एग्जाम्पल है। जैसे आप कालीन को, उसमें धूल के कण रहते हैं, उसको डंडे से ठोकेंगे, कंबल को, तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे धूल के कण क्या होते हैं, नीचे गिरते हैं। कब गिरते हैं, जब आप उनको क्या कहते हैं, जोर से या फटका लगाते हैं, या आप क्या कहते हैं, उसको डंडे से हिलाते हैं। ये सब क्या है, जड़त्व है। पेड़ से पत्तों का गिरना, फलों का गिरना, ठीक है, ठीक है, रबड़ बैंड को आप खींच देना, है ना, ये सब क्या है, जड़त्व के उदाहरण है। आप किसी चीज को खींचेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर वहीं पे पहुंच जाएगी, ये सब क्या है, उसके जड़त्व के कारण है। ओके, समझ में आया प्रथम नियम। ओके, अगला संवेग। क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन के गुणनफल को संवेग कहते हैं, यानी वेग तथा द्रव्यमान के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। अब देखो हम क्या देखते हैं, हमने ये तो देखा कोई वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में बनी रहेगी, ठीक है, और यदि गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक उसका बाह्य बल ना लगाया जाए। ये गति का प्रथम नियम बताता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। ठीक है। कैसे, जैसे मान लो एक कार है भाई साहब, ऐसा भी कार है ना, या कार है या कोई बस है, ये आगे की ओर चल रही है, यहाँ पे खड़ी है। आपने क्या किया, आपने यहाँ पर कुछ कुछ वेग से, इसका द्रव्यमान मान लो 1 किलोग्राम, ये इसका द्रव्यमान है, इस वेग है, जब आप इसको इस वेग से धक्का देंगे, बल लगाएंगे, ठीक है, तो मान लो इसमें 1 मीटर प्रति सेकंड का वेग है। कितना वेग है, 1 मीटर प्रति सेकंड का वेग है इस पर। जैसे इसको 1 मीटर प्रति सेकंड का वेग से चल रही है, ठीक है, तो क्या ये स्टार्ट, आपने देखा होगा धक्का देते हैं किसी वस्तु, जबकि 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चाहे तो इसके लिए स्टार्ट होने के लिए वेग पर्याप्त है, लेकिन क्या होता है, स्टार्ट नहीं होता। क्या नहीं होता, आप क्या करते हैं, आप धक्का लगाते हैं लेकिन स्टार्ट नहीं होगा। जब इसको आप कुछ समय तक और धक्का लगाते हैं, मान लो 5 सेकंड तक इसको धक्का लगाते हैं, तब ये क्या हो जाती है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा आपने देखा है, कोई बाइक है, कोई 4 व्हीलर है, तो आपने क्या किया, कुछ समय तक जब उसमें धक्का लगाते, यानी बल को कुछ समय तक आरोपित करते रहे, यानी आपने क्या किया, उसके वेग में परिवर्तन किया, ठीक है, उसका वेग जब आपने चेंज किया तब क्या हुई, वो गाड़ी स्टार्ट हो गई। इसी को हम क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। यानी किसी वस्तु को, जैसे हमें कार को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको हमें बल बल तो हम शुरुआत में ही लगा रहे, लेकिन बल को यदि कुछ समय तक आरोपित करते रहें, ठीक है,
तो इससे क्या होता है, उसके क्या होता है, वेग में परिवर्तन हो जाता है। तो ये वेग में परिवर्तन कुछ समय बल लगाने के बाद हुआ है, गाड़ी स्टार्ट हुई है, इसे बोलते हैं संवेग। यही संवेग है और ये किसके बराबर होता है, वेग और द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि ये वेग है और बल की दिशा में परिवर्तन होगा इसलिए इसकी दिशा हुई, इसलिए ये क्या है, एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी किलोग्राम मतलब द्रव्यमान, मीटर प्रति सेकंड मतलब वेग। कोई दिक्कत? ठीक है, वेग तथा द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या होता है, किलोग्राम इंटू वेग। ठीक है, इसकी बीमा बनाना, तो बीमा कैसे बनाओगे? ठीक है, क्या होता है इसका मात्रक, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, किलोग्राम की बीमा, किलोग्राम कैसे लिखते हो, द्रव्यमान को एम से लिखते हैं, एक घात, इंटू मीटर को लंबाई में लिखते हैं और समय को सेकंड टी में लिखते हैं, तो नीचे तो पावर एक हो जाएगी, ये इसकी क्या हो जाएगी, बीमा। हमेशा बीमा को बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, तो एम एल टी की पावर -1। ठीक है, ये तो संवेग समझ में आया। संवेग क्या होता है, जब किसी वस्तु पर, ठीक है, अधिक समय पर कुछ समय तक बल को हम लगाए रहते हैं। ठीक है, कुछ समय 10 सेकंड 5 सेकंड जब वो कार्य हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, उसको संवेग बोलते हैं, यानी वेग में परिवर्तन। ऐसी सीधी सी बात है, यहाँ पर कुछ वेग होगा, यहाँ पर वेग 0 होगा, फिर आपने क्या किया, मान लो प्रारंभिक वेग 1 मीटर प्रति सेकंड का, और यहाँ कितना हो गया अंतिम वेग 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया, तब क्या हुई, स्टार्ट हुई। तो ये जो वेग में परिवर्तन हुआ किसके कारण हुआ, बल के कारण हुआ। जब किसी वस्तु पर थोड़ा समय तक बल लगा के रखते हैं तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसके वेग और द्रव्यमान की गुणनफल को संवेग यानी मोमेंटम कहते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, तो संवेग बराबर क्या होता है, वेग गुणे द्रव्यमान। ठीक है, मुझे नहीं लगता इससे किसी को परेशानी होगी। ठीक है, तो आप लोगों को ये सब चीजें इतनी समझ में आई होंगी। और कोई दिक्कत? आगे देखें, चलो आवेग। अब देखो आवेग क्या होता है। ठीक है, तो संवेग के भी कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, क्या है, जैसे क्या कहता है खिलाड़ी, जैसे कैच, कैच लेते समय हाथों को पीछे की ओर खींचना, सॉरी, हाथों को पीछे की ओर खींचना। क्यों? देखो कोई वस्तु कुछ वेग से आ रही है, उसका जैसे एम द्रव्यमान है, बी वेग से कोई वस्तु आ रही है, तो ये इसी वेग से जाएगी। अगर आप इसको इस वेग से रोकोगे, है ना, यहीं पे तुरंत रोक लोगे तो क्या होगा, आपके हाथ में चोट लग जाएगी। लेकिन आप हाथ क्या करते हैं, पीछे की ओर खींचे, यानी यहाँ ना रोक के आप क्या करते हैं, यहाँ पे रोकते हैं, यानी यहाँ से कुछ समय में क्या कर सकते हैं, समय को बढ़ा लेते हैं, जिससे क्या होगा, आपका वेग कम हो जाएगा। यदि वेग कम होगा तो क्या हो जाएगा, संवेग भी कम हो जाएगा। जब वेग कम होगा तो क्या होगा, संवेग कम होगा, यानी वेग की वैल्यू कम होगी तो संवेग भी कम होगा, क्योंकि आप द्रव्यमान को चेंज नहीं कर सकते हैं। आप क्या कम कर सकते हैं, वेग, यानी किसी वस्तु के वेग में क्या कर सकते हैं, आप परिवर्तन करके उसके संवेग को कम या ज्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे समय ज्यादा लगाएंगे तो आपका क्या होगा, वेग कम हो जाएगा, यानी यहाँ पे आप सॉरी वेग कम होगा तो इससे क्या होगा, संवेग कम हो जाएगा, जिससे आपको चोट नहीं लगेगी। ना देखते हैं ना, खिलाड़ी कैच लिए तुरंत पीछे की ओर हाथ कर लेंगे, नीचे की ओर कर लेंगे, ताकि संवेग को कम किया जा सके। ये क्या होता है, ये संवेग के कारण होता है, संवेग को कम करने के लिए चीजें की जाती हैं। ओके, आगे आवेग, इम्पल्स। संवेग परिवर्तन को हम आवेग कहते हैं। संवेग में परिवर्तन हो जाए ना कुछ तो उसको हम क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। ये भी एक क्या है, सदिश राशि, इसका ऐसा ही मात्रक किलोग्राम भी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी जो वेग का, जो संवेग का होता है वही आवेग का होता है, केवल क्या होता है, आवेग में परिवर्तन।
कि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत समय तक कार्यरत रहता है तो बल तथा समय के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं भाई साहब? संवेग बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सॉरी, आवेग बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बल तथा समय के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? हाँ जी, आवेग बोलते हैं। कोई दिक्कत? ओके, अब देखो इसके एग्जाम्पल क्या है। यह क्या किया जाए, ठीक है, किसी वस्तु पर बहुत कम समय पर कोई बल लगे, ये संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, जैसे तमाचा, तमाचा मारा ना, एकदम जोर से लगता है, गाल में मारे, लेकिन बल क्या है, बहुत कम समय के लिए लगा ना, वो मारेगा तुरंत हटा लेगा। ठीक है, कैच करते समय चोट का लगना, आपको चोट लग रही है ना, आवेग के कारण, यानी क्या है कि बल थोड़ी समय लगेगा, गेंद तुरंत हट जाएगी वहां पे लग के, लेकिन बल क्या हुआ, लगा। और जितने समय तक, यदि ज्यादा समय तक आपके ऊपर लगी रहेगी, वो गेंद चिपकी रहेगी, तो आपको ज्यादा चोट लगेगी। कम समय तक लगेगी, क्या हुई, कम लगेगी चोट। तो किसके कारण? आवेग के कारण होता है। हड्डी का टूटना, बल बहुत कम समय लगेगा, आप किसी से टकराएंगे मुश्किल से 1 सेकंड के लिए, आधा सेकंड के लिए, लेकिन आपकी क्या होगी, हड्डी टूट जाएगी। आपको कुल्हाड़ी से लकड़ी जो काटते हैं, है ना, कुल्हाड़ी से चोट मारते हैं, लेकिन क्या होता है, बहुत कम समय के लिए बल लगता है। ठीक है, लकड़ी जो काटते हैं, लेकिन क्या होता है, लकड़ी कट जाती है। देखिए किसके कारण संभव होता है, ये इसको बोलते हैं हम आवेग, यानी बल समय के गुणनफल को। सीधी सी बात है, आप समय बढ़ाएंगे तो आपका बल बढ़ जाएगा। जैसे बल आपका 5 न्यूटन है, समय 1 सेकेंड है, तो आपका आवेग कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यदि आप समय बढ़ाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जो समय बढ़ाया, आवेग ज्यादा हो गया, तो आपको चोट क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। ठीक है, हाँ, ठीक है। न्यूटन का सेकंड लॉ, गति का दूसरा नियम। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पे लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में समानुपाती तथा इससे किसके होती है, समानुपाती होता है। इससे बल का व्यंजक भी प्राप्त होता है। यानी किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, यानी जो वस्तु में संवेग में परिवर्तन, दर मतलब समय, उस वस्तु पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में, ठीक है, बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है। ठीक है, इससे बल का व्यंजक भी प्राप्त होता है, और इसे न्यूटन का द्वितीय नियम या गति का द्वितीय नियम भी कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले असंतुलित बल, ठीक है, बल की दिशा, ठीक है, बल, ठीक है, बल की दिशा में बल उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, इससे हमें बल का व्यंजक भी प्राप्त होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये देखो दिया हुआ है, जैसे खिलाड़ी क्रिकेट लेते समय, ठीक है, क्या करता है, हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। फुटबॉल में शॉट मारता है, यानी कुछ बल लगाता है किसी वस्तु की द्रव्यमान पे, तो उसके पकड़ लेती है, वेग पकड़ लेती है। कार को हम धक्का देते हैं, ठीक है, यानी बल लगाने के बाद कार को धक्का देंगे, तो ये सब क्या है, गति के दूसरे नियम के एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे, ठीक है, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, डाइन होता है। ठीक है, बताएंगे। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर पता कितनी डाइन होती है, 10⁵ डाइन। ठीक है, 1 न्यूटन में होती है। ठीक है, कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, उसके v वेग से t समय बाद उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। ठीक है, t समय बाद उसका वेग v हो जाता है। ठीक है, तब कैसे इसमें बल लगाएंगे, कितना बल, बल का व्यंजक कैसे निकालेंगे, तो ये क्या है, शुरुआत में वेग क्या है, ठीक है, क्या होता है, वेग संवेग परिवर्तन की क्या होता है, दर के लगने वाले बल की दिशा में क्या होता है, समानुपाती होता है। तो F समानुपाती, इसका संवेग क्या हो जाएगा, mv, सॉरी mu, और इसका संवेग हो जाएगा mv/t। संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होगा। ठीक है, पहले हमें यहाँ पे u लिखना चाहिए, है ना, क्योंकि ज्यादा से कम घटाएंगे, ज्यादा हुआ इसको थोड़ा मिटा दूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो कितना किसी वस्तु का, मान लो ये उसका प्रारंभिक वेग है, उसका अंतिम वेग है, तो वेग परिवर्तन क्या होता है, ठीक है, संवेग परिवर्तन, संवेग इसका क्या होगा,
एम यू होगा, इसका संवेग क्या होगा, एम डी होगा। तो संवेग परिवर्तन ये दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। कौन होता है, बल होता है ना, बल होता है। तो एफ समानुपाती इस वस्तु का संवेग एम बी और इस समय संवेग एम यू। तो एम यू से एम बी पहुंचने में कितना समय लगा, टी समय लगा। ये क्या होगा, बल के समानुपाती होगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं। एम का कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, इसको बी माइनस यू बटा टी। ठीक है, इसको इधर लिख दो। ठीक है, तो एम बटा बी क्या ए है, तो एफ समानुपाती, एक तो लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, एफ समानुपाती, ठीक है, एम और वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग परिवर्तन की दर ये क्या, त्वरण है, ये है। ठीक है, जब भी समानुपाती का चिन्ह आता है तो कुछ ना कुछ नियतांक निकल के आता है। तो एफ बराबर के, ठीक है, एम ए, ठीक है, ये निकल के आया। और इसकी वैल्यू ये क्या है, एक स्थिरांक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू 1 होती है, इसलिए एफ बराबर हो जाता है डायरेक्ट एम ए। ठीक है, और एम क्या होता है, द्रव्यमान, और वेग क्या होता है, सॉरी त्वरण क्या होता है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं न्यूटन। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन। क्या होता है, एसआई पद्धति में बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या उसको बोल दो न्यूटन। यहाँ से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, इसलिए कहते हैं दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त। सीजीएस पद्धति में क्या होता है, डाइन होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो एक न्यूटन, न्यूटन कितना होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सीजीएस पद्धति में ग्राम को कै में लिखेंगे, किलो। ठीक, किलोग्राम को कै में लिखेंगे, ग्राम में, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम इंटू। ठीक है, अब यहाँ 1 मीटर में, ठीक है, यहाँ उसको कै में लिखेंगे, लंबाई को सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 10 की घात 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मीटर हो गया। ठीक है, इंटू समय को सेकंड में ही लिखते हैं, तो क्या बन जाएगा ये, ठीक है, क्या बन जाएगा ये, 10 की घाते 5, ठीक है, मीटर इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, मीटर सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस पद्धति में बदल गया, और ये क्या कहलाया, डाइन। तो 1 न्यूटन बराबर 10 की घाते 5 डाइन। कोई दिक्कत, ओके, बस। ठीक है, इसके अलावा अगली क्लास में देखेंगे गति का दूसरा नियम। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम, इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल आप लोगों को बताएंगे। और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है। कुछ चीजें जैसे आपको नहीं समझ में आ रही है, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई चीजें नहीं समझ में आती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताया करें। आप लोगों को वीडियो यूजफुल लगे, उपयोगी लगे, तो आप लोग लाइक किया करो, शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। चलिए, धन्यवाद।